देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाने वाले अजीत पवार को आखिरकार चाचा शरद पवार ने असली हकीकत दिखा दी है। बताएंगे नामांकन के दौरान हार का डर चेहरे पर आ गया है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने एमएनएस को दिया है सीटों का ऑफर। बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर बैकफुट पर चला गया, बीजेपी का गठबंधन हार दिखाई देने लगी है, तो एमएनएस की पार्टी यानी राज ठाकरे को भी अब ऑफर दिया जा रहा है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके की रणनीति की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा के लोगों ने ही कर दिया धोखा, और देवेंद्र फडणवीस क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी चुनाव। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। और मोदी के मंत्री के ऊपर आखिरकार फिर से केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ में झारखंड के इलेक्शन में तेजस्वी यादव ने खुद से संभाली है जिम्मेदारी। बताएंगे पप्पू यादव, तेजस्वी यादव कहां पर सभा करते नजर आए हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र तो परिवर्तन डंके की चोट पर करने वाला है और अजीत पवार के साथ साथ कई नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा महाराष्ट्र में बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब सीटों के बंटवारे के बाद, टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब नॉमिनेशन यानी नामांकन दाखिल करने का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने माहिम विधानसभा सीट से मैदान में उतरने का फैसला लिया और उन्होंने अब नॉमिनेशन भी भर दिया है दोस्तों। लेकिन बारामती से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन यानी नामांकन दाखिल कर दिया है दोस्तों। लेकिन शरद पवार ने यह तय कर रखा है कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति से एनसीपी अजीत पवार गुट का सुपड़ा साफ करना है। यहां तक कि अजीत पवार को उनके स्थानीय सीट पर भी जबरदस्त तरीके से शिकस्त देनी है। बारामती पवार परिवार की सीट है दोस्तों, और यहां पर अजीत पवार बारामती विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए, तो उनके सामने शरद पवार ने अपने पोते और अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार को मैदान में उतार दिया है। युगेंद्र परिवार ने एनसीपी शरद पवार गुट से नामांकन दाखिल कर दिया है दोस्तों। बारामती के सीट से सांसद सुप्रिया सुले भी इस दौरान मौजूद रही। लोकसभा के चुनाव में अजीत पवार अपने आप में बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे थे और उनको लग रहा था कि शरद पवार के सामने किसी को भी मैदान में उतारेंगे और वो जीत जाएगा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतार दिया था। उनको लग रहा था कि वो बारामती की लोकसभा सीट जीत जाएंगे, लेकिन भारी अंतर से सुप्रिया सुले ने शरद पवार के समर्थन से, उनके आशीर्वाद से अजीत पवार उनकी पत्नी को शिकस्त दे दी दोस्तों। इसके बाद अजीत पवार ये उम्मीद कर रहे थे कि शरद पवार उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। फिर जब उम्मीदवार उतार दिया गया है, परिवार का व्यक्ति युगेंद्र को मैदान में उतारा गया है, तो उसके बाद अब अजीत पवार कह रहे हैं कि शरद पवार ने परिवार में फूट डाल दी है, यानी खुद पहले अपनी बहन के सामने उम्मीदवार उतार देते हैं और उसके बाद अब शरद पवार पर पार्टी में फूट डालने का आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। लेकिन शरद पवार 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनको पता है कि कैसे कैसे लोग आते हैं और कैसे कैसे लोग राजनीति में आकर बड़ी बड़ी बातें करके खत्म हो जाते हैं। और अजीत पवार शायद उनमें से ही एक नेता होंगे जो केवल 5 साल के लिए नेता साबित होने वाले हैं, यानी उप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अब उनकी पार्टी और उनका खुद की सीट उनके हाथ से निकल जाएगी और वो किस स्तर के नेता है इसका खुलासा खुद से खुद हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि शरद पवार से पंगा लेकर अजीत पवार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और शरद पवार के साथ में रहते तो शायद उप मुख्यमंत्री बने रहते, गृह मंत्रालय का पद भी उनके पास रहता और काफी इज्जत होती, और शरद पवार के बाद अजीत पवार को ही पूरी पार्टी ट्रांसफर हो जाती। लेकिन उन्होंने पार्टी तोड़कर शरद पवार को चुनौती दी है और लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने अजीत पवार की पार्टी को मात्र एक सीट पर समेटकर बता दिया है कि असली एनसीपी कौन सी है, और अब बारामती की सीट से भी चुनाव हराकर बच्ची कुची कसर भी पूरी कर दी जाएगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या शरद पवार से पंगा लेकर अजीत पवार ने अपनी राजनीति खत्म कराने की और संकेत दे दिए हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एमएनएस के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शिवसेना को 10 सीटों का प्रस्ताव, यानी एमएनएस चाहती है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे से अगर उनको 10 सीटें मिल जाए तो फिर वो गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें जो सीटें मांगी गई है, एक तो वर्ली की सीट मांगी गई है, वर्ली का मतलब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की वाली सीट, और शिरडी के साथ साथ माहिम की सीट जहां से खुद उनका बेटा यानी राज ठाकरे का बेटा मैदान में उतरा हुआ है। अंधेरी, जोगेश्वरी और विक्रोली, कल्याण की सीटें मांगी जा रही है। एमएनएस ने लोकसभा चुनाव में बिना शर्त महागठबंधन का समर्थन किया था, यानी भाजपा और पूरे महागठबंधन का समर्थन किया था दोस्तों। हालांकि उनके समर्थन का कोई फायदा नहीं हुआ और इंडिया गठबंधन ने एक तरफा चुनाव जीत लिया था। तो ऐसे में देखते हैं क्या एकनाथ शिंदे गुट की ओर से एमएनएस को 10 सीटों के प्रस्ताव पर मंजूरी दी जाती है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ जरूर लिया, लेकिन शिवसेना के वोटर्स उनके साथ में आकर नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि वोटर्स केवल ठाकरे परिवार को देखते हैं। अगर राज ठाकरे का समर्थन एकनाथ शिंदे को मिल जाए तो शायद कुछ एक वोट उनको मिल जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव वाला हाल इस बार विधानसभा के अंदर भी हो जाएगा एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। शायद यही बड़ा कारण है कि अब एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के समर्थन की मांग कर रहे हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। क्या 10 सीटें देने को होंगे तैयार? साथ साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी को महायुति गठबंधन की ओर से एक भी सीट नहीं मिला है। अठावले की पार्टी आरपीआई ने महायुति से 21 सीटों की मांग की थी, लेकिन एक भी सीट उनको नहीं दिया गया है, यानी ऐसा लगता है कि केवल उनका एक काम रह गया है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में चले जाए, वहां जाकर पार्लियामेंट में 2-4 कविताएं पढ़ दे और बीजेपी के लोग ताली बजाते हुए कहे कि हाँ एक दलित नेता है जो हमारे साथ में, और इसीलिए दलित समाज के लोग बीजेपी को वोट देते हैं। इस तरीके का एक माहौल बनाने के लिए शायद उनको मात्र रखा गया है दोस्तों। आरपीआई पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि 5 से 6 सीटें जीतने की स्थिति में वो तो है, महाराष्ट्र की लोकल पार्टी है, इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में भी उन्हें कोई
सीटें नहीं दी जा रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जुड़ता है। क्या रामदास अठावले को जानबूझकर बीजेपी के लोगों ने अपने साथ केवल इसलिए रखा हुआ है ताकि एक मैसेज भेजा जाए कि दलित समाज से आने वाले और अपनी पार्टी चलाने वाले आरपीआई पार्टी के नेता बीजेपी के साथ में, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कभी कभी किसी मौके पर केवल राजनीतिक प्रचार प्रसार में आगे करती है और बाकी उनको सीट तक नहीं दिए जाते। उनकी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जो बताएगा। साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा है कि जमीनी हकीकत को लेकर हम लोगों को व्यवहारिक होना पड़ेगा। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के इलेक्शन में अकेले दम पर अपनी सरकार नहीं बना सकती, ये रियलिटी है। महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है दोस्तों कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते। फिर सवाल यह है कि आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी ने ले क्यों रखी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में हार रही है इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, या फिर अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है ताकि अलायंस चलता रहे, किसी भी अलायंस पार्टनर को यह ना लगे कि चुनाव के बाद उनके साथ धोखा हो जाएगा। साथ पूर्व बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी विरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बोरीवली से संजय उपाध्याय की उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने विरोध जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी अगर बीजेपी छोड़कर जाते हैं दोस्तों तो पूरे क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी नुकसान कहा जा सकता है। आपको बता दें कि मीडिया में और जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार 2 बार उत्तर मुंबई से सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल शेट्टी का पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट कट गया था। उनको लगा कि विधानसभा में टिकट मिलेगा, लेकिन यहां पर भी उनके साथ मोए मोए हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया है। दोस्तों इस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि बोरीवली कोई धर्मशाला नहीं है कि यहां से हमेशा बाहर के लोगों को चुनाव लड़वाया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी अपनी लिस्ट के अंदर मुंबई के बोरीवली निर्वाचन क्षेत्र से हिंदी भाषी नेता संजय उपाध्याय की उम्मीदवारी घोषित की है, जबकि पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी इस क्षेत्र में इस बार खुद को टिकट मिलने की आस जता रहे थे। अब टिकट न मिलने से नाराज होकर उन्होंने बोरीवली को धर्मशाला नहीं है इस तरीके की बातें की है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने ज्यादा नाराज है कि किसी और पार्टी में जाने की सोच रहे होंगे। निर्दलीय तो कम से कम चुनाव लड़ेंगे ही। लोकसभा चुनाव में भी उत्तर मुंबई से भारतीय जनता पार्टी ने पीयूष गोयल को उम्मीदवार बना दिया था। उत्तर मुंबई के अंदर बाहर के निवासी ज्यादा रहते हैं और ऐसे में गोपाल शेट्टी का टिकट कटने के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी नाराजगी जाहिर की थी। कुल मिलाकर दोस्तों लोकसभा चुनाव में उन्होंने विरोध किया, उनको लगा कि चलो विधानसभा में टिकट मिल जाएगा, लेकिन विधानसभा में भी बीजेपी ने उनके साथ धोखा कर दिया है। साथ साथ बिहार के अंदर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर हिंसात्मक बयान देने वाले अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ किशनगंज कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों ये मामला इसलिए दर्ज कराया गया है कि आए दिन गिरिराज सिंह की ओर से कोई ना कोई विवादित बयान दिया जाता है, पूरे समाज को टारगेट करने वाला बयान दिया जाता है। साथ साथ अखिलेश महतो रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र के झारखंड बंगाल सीमा के अंदर चेक नाका पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी आजसू पार्टी के प्रत्याशी हरेलाल महतो के काफिले के एक वाहन से 2 हथियार 9 कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रत्याशी समेत 2 निजी अंगरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। यानी चुनाव प्रचार में एनडीए गठबंधन के लोगों को अब हथियार लेकर चलना पड़ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या डराने के लिए, दबंगई करने के लिए ये बंदूक लेकर घूम रहे थे। ये काफी गंभीर मामला है। साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 25 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है दोस्तों, यानी आधे से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार अब मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने मुर्तिजापुर से कैंडिडेट उतारा है और मोर्सी से कैंडिडेट उतारा है, अरवी से कैंडिडेट उतारा है, कटोल से मैदान में उतारा गया है। साथ साथ दोस्तों सवनेर से आशीष रंजीत देशमुख को मैदान में उतारा गया है। नागपुर मध्य से प्रवीण दटके मैदान में उतारे गए हैं और नागपुर पश्चिम की सीट से सुधाकर कोले को चुनाव लड़वाया जा रहा है। नागपुर की उत्तर सीट से मिलिंद माने चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट में भी कई सारे बड़े नेताओं के नाम शामिल है। साथ साथ दोस्तों 2025 में होने वाले बिहार के इलेक्शन से पहले झारखंड के इलेक्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यही बड़ा कारण है कि झारखंड के गोड्डा विधानसभा से महागठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी संजय प्रसाद यादव के नामांकन रैली के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जिस घुसपैठिए की बातें कर रही है वो घुसपैठिए कोई और नहीं भाजपा के नेता है, वे बाहर से आकर राजनीतिक घुसपैठी बनकर यहाँ काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीते 10 सालों में गोड्डा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, ये गोड्डा के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। इस बार गोड्डा की जनता परिवर्तन लेकर आएगी और ऐसा उम्मीदवार चुनेगी जो उनके लिए आवाज उठाएंगे और परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर उनके लिए विकास सुनिश्चित करेंगे। साथ साथ दोस्तों मोदी सरकार ने होम मिनिस्ट्री की ओर से ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल को लेकर जानकारी देते बताया गया है कि प्रेसिडेंट के यानी राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार डेप्यूटेशन बढ़ाया गया है। मृत्युंजय कुमार नारायण जो आईएएस अधिकारी है यूपी कैडर के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए डेट बढ़ा दिया गया है। दोस्तों मृत्युंजय कुमार नारायण को 4 तारीख 8वां महीना 2026 तक के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है। ऐसा लग रहा है कि 25 के अंदर सेंसस हो सकता है यानी जनगणना हो सकता है। इसमें क्या जातीय जनगणना होगा या केवल धर्म का डिटेल इकट्ठा किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन 2026
तक एक्सटेंड किया गया है। इसका मतलब 25 में शायद जनगणना शुरू हो सकती है और 26 में खत्म होने के बाद इनको पद से मुक्त किया जा सकता है। मृत्युंजय कुमार नारायण पूरे जनगणना कराने की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ साथ इस पूरे मामले पर जयराम रमेश ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल के एक्सटेंशन को अभी अभी अनुसूचित किया गया है। इसका मतलब 2021 में होने वाली जनगणना जो लंबे समय से लंबित थी, अब आखिरकार जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई स्पष्टता नहीं है। पहला यह कि 1951 से हर जनगणना में हो रही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जनगणना के अलावा क्या इस नई जनगणना में देश की सभी जातियों की विस्तृत जनगणना शामिल होगी। भारत के संविधान के अनुसार ऐसी जाति जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा यह कि क्या इस जनगणना का इस्तेमाल लोकसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान कहता है कि 2026 तक के लिए जनगणना के आधार पर सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगी हुई है। और अगर 2026 के बाद जनगणना के रिजल्ट आएंगे तो फिर क्या सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होगा? क्या उत्तर प्रदेश जहां पर जनसंख्या और ज्यादा बढ़ गई है, तमिलनाडु, उसके साथ साथ दक्षिण भारत के कई राज्य जहां पर जनसंख्या कम होती जा रही है, क्या उनको कम सीटें मिलेगी? बड़ा सवाल है दोस्तों और काफी विवादास्पद ये पूरा मामला है, क्योंकि दक्षिण के राज्य ज्यादातर सीटों पर बदलाव करने से मना कर रहे हैं। लेकिन जनसंख्या की आबादी के हिसाब से अगर फैसला लिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां पर आबादी काफी बड़ी है, वहां पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण के राज्यों में कम हो जाएगी, जो शायद होने वाला नहीं है, क्योंकि दक्षिण के राज्य काफी विरोध कर रहे हैं। साथ साथ तेजस्वी यादव बोले, कहा शुरुआत है, प्रचंड जीत रहे हैं झारखंड। आज झारखंड के मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के साथ में गोड्डा विधानसभा से महागठबंधन के राजद के प्रत्याशी संजय प्रसाद यादव जी के नामांकन सभा में शामिल हुए। उन्होंने नामांकन सभा को संबोधित किया। झारखंड राज्य में महिलाओं और बेटियों के लिए मैया सम्मान योजना, छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और झारखंड के प्रगति की रफ्तार कायम रखने के लिए हेमंत जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनना तय है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूरत है, क्योंकि झारखंड के अंदर अब बिहार के नेताओं ने मोर्चा संभाला है। कई सीटों पर अब परिवर्तन होते नजर आएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, इनको पता है कि कैसे बिहार में और झारखंड में एक ही तरीके के समीकरण होते हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। उनके प्रचार करने से कई जगह माहौल भी बदलेगा। साथ साथ चुनाव आयोग की टीम ने तसवाड़े टोल बूथ पर निरीक्षण के दौरान चांदी की चीजें जब्त की है। दोस्तों इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। 7 करोड़ 53 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया है। इस संबंध में प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर शाम 5 बजे के आसपास कार्रवाई की गई है और गाड़ी को रोका गया, जहां पर चेक करने के बाद सोने और चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। ये पता चला है कि वस्तुओं का चालान किया गया था और पूरे मामले पर अब पता लगाया जा रहा है कि ये सोना चांदी क्या सही है, लीगल है या फिर इलीगल तरीके से चुनाव में पैसे का इस्तेमाल करने के लिए सोने के तौर पर पैसा भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग की टीम की बड़ी कार्रवाई है। ये 7 करोड़ 53 लाख रुपए का सोना जब्त हुआ है। काफी बड़ा मामला है। 9 किलो के आसपास सोना था दोस्तों। ये साथ साथ वक्फ बिल को लेकर जेपीसी के अंदर विपक्षी सदस्यों ने एक बार फिर से सोमवार को आज कल वॉकआउट कर दिया। दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया है कि मौखिक साक्ष्यों के लिए बुलाया जा रहा है। इनकी वक्फ बिल में किसी तरीके की कोई हिस्सेदारी नहीं है। सोमवार को वॉकआउट करने वाले नेताओं में असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी के सदस्य मोहम्मद जावेद और समाजवादी पार्टी के सदस्य मुहिबुल्लाह नदवी भी शामिल हुए। हालांकि कुछ समय के बाद मीटिंग में दूर रहने के बाद उसमें शामिल भी हो गए। वॉकआउट करने वाले सदस्यों ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने दिल्ली सरकार की जानकारी के लिए प्रेजेंटेशन में बदलाव किए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को एक पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि अधिकारी ने दिल्ली सरकार से मंजूरी लिए बिना समिति को रिपोर्ट सौंप दी है। कल्याण बनर्जी इस दौरान बैठक में मौजूद नहीं थे। दोस्तों पिछली बार जोरदार बवाल हो गया तो उनका हाथ में चोट भी आ गई थी। आप लोग की क्या राय है? लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ बीजेपी के धनंजय तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। मिथिलेश ठाकुर ने उनका पार्टी में स्वागत किया है। जो जानकारी है उसके अनुसार करुआ कला के अंदर पूर्व बीडीसी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धनंजय तिवारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। तिवारी का स्वागत गढ़वा के विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया है। मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार करुआ कला के अंदर पूर्व बीडीसी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धनंजय तिवारी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने से मोर्चा मजबूत होगा। उन्होंने कहा है कि तिवारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामकर जनता के विकास और प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नया रूप दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी भी नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ साथ मधुपुर विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन के उम्मीदवार श्री हफीजुल हसन के नामांकन कार्यक्रम में पप्पू यादव भी शामिल हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने तस्वीरें शेयर की, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जेएमएम के नेता के साथ में पप्पू यादव मौजूद है। नामांकन करवाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मधुपुर विधानसभा से हफीजुल हसन को मैदान में उतार रखा है। उन्होंने कहा कि आप सभी को याद होगा कि राज्य में सरकार बनने के साथ ही विपक्ष के लोग सरकार गिराने के षड्यंत्र रचने लगे थे। इस चुनाव में एक और पूंजीपति है, दूसरी और गरीब वंचित लोग हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम सरकार नहीं चला सकेंगे, लेकिन आप सभी की ताकत से हमने पूरे 5 साल तक सरकार चलाया है और आगे भी चलाएंगे। साथ साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत एक बड़ी जानकारी है दोस्तों की एनसीपी शरद पवार गुट के ने 7 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सलील देशमुख जो फॉर्मर यानी पुराने पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के बेटे हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। कटोल से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसी के साथ में असम के मुख्यमंत्री अपना
अपना वोटर कार्ड यहीं बनाने के लिए परेशान हो गए हैं। बसंत सोरेन ने तंज कसते हुए ये बातें कही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आजकल असम छोड़कर झारखंड में आकर बस गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको असम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि झारखंड की जिम्मेदारी मिल गई है। वो झारखंड के मुख्यमंत्री है, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने चुनौती दी है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड आ रहे हैं, यहाँ तक कि अब वह अपनी पत्नी के साथ भी यहाँ पहुंच गए हैं। इसको लेकर बसंत सोरेन ने तंज कसते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री अपना वोटर कार्ड यहीं बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं। मेरा विशेष आग्रह राज्य सरकार और चुनाव आयोग से रहेगा कि उनको यहाँ की नागरिकता दे देनी चाहिए। यानी बार बार झारखंड का दौरा कर रहे हैं तो झारखंड का नागरिक ही बनकर रह जाइए, यानी डोमिसाइल यहाँ का बनवा लीजिए। साथ साथ तेजस्वी यादव पहुंचे पार्टी कैंडिडेट के समर्थन में वोट मांगने के लिए, विपक्ष के समर्थन में वोट मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा कि चुपचाप लालटेन छाप, यानी जो पहले बिहार में उनके द्वारा बयान दिया जाता था दोस्तों, जो काफी प्रभावशील भी रहा था। और 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि जहां भी तेजस्वी यादव जाते थे वहां पर यही नारा देते थे कि किसी को कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप जाकर लालटेन छाप पर बटन दबा देना है, यानी चुपचाप लालटेन छाप। और दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में न्याय यात्रा निकालने जा रही है। राजघाट से यात्रा शुरू होगी दोस्तों। 8 नवंबर को यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों मौजूद रहेंगे। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे? अगर वाकई अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि जितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा उतना नुकसान कांग्रेस पार्टी के कारण आम आदमी पार्टी को हो सकता है। बड़ा कारण यह है कि हमेशा से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मजबूत रही है और 15 सालों ने सरकार चलाया है, तो उनका कैडर काफी स्ट्रांग है। तो ऐसे में देखते हैं किस तरीके का समझौता दिल्ली के चुनाव को लेकर होता है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ बीजेपी के पूर्व विधायक धीरज ओझा और उनके भाई पर कातिलाना हमला हुआ है दोस्तों। हमलावर बदमाश 3 गाड़ियों में भरकर आए थे। धीरज ओझा सुरक्षित है लेकिन उनको कुछ चोटें भी आई है। बीजेपी के पूर्व विधायक पर यह अटैक हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने उनके ऊपर हमला करवाया है। प्रतापगढ़ के रानीगंज से पूर्व विधायक ने यह दावा किया है दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अपने ही नेताओं पर अपने ऊपर अटैक कराने का आरोप लगा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और बीजेपी के अपने ही विधायक रहे व्यक्ति सुरक्षित नहीं है दोस्तों। यानी बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा की गारंटी कोई उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकता। तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन सा राम राज्य चल रहा है जो भाजपा के लोग दावा करते हैं? आप लोग जरा लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस के विधायक और पूर्व पहलवान दिनेश फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने हमेशा से ही महिलाओं के खिलाफ अन्याय के मामलों को दबाने की कोशिश की है। दरअसल सोमवार को कांग्रेस पार्टी के विधायक दिनेश फोगाट ने वाराणसी की रोशनी कुशल जायसवाल से हुए मारपीट के मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। दिनेश फोगाट ने इस मामले को लेकर जायसवाल को समर्थन देने की बात कही और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रोशनी कुशल जायसवाल एक युवा कांग्रेस की नेता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर उनके ऊपर हमले और बलात्कार की धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले लॉन्च किया है दिल्ली न्याय यात्रा कैंपेन। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में 8 तारीख को यह यात्रा शुरू होने वाली है। राहुल गांधी के आने के बाद माहौल और ज्यादा गर्म नजर आएगा दोस्तों। उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में और ज्यादा भीषण देखने को मिलेगा। साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने हॉट सीट बरहेट से हेमंत सोरेन के सामने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। टुंडी विधानसभा क्षेत्र से विकास महतो, जबकि बरहेट यानी मुख्यमंत्री के सामने गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा गया है। पिछली बार भी ये चुनाव लड़े थे, हालांकि इनको कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। पेशे से टीचर हेम्ब्रम के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उनके सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जिनका पॉलिटिक्स में तजुर्बा उनसे कहीं ज्यादा है। वैसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये सीट सुरक्षित मानी जाती है। यहाँ 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है दोस्तों। देखते हैं किस तरीके का नतीजा रहेगा। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन को चुनाव हरा दे ऐसा बीजेपी का कोई उम्मीदवार मजबूत नजर आता नहीं है दोस्तों। और बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है वो भी कुछ खास क्षेत्र में पकड़ रखते नहीं है। साथ साथ उद्धव ठाकरे को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। सीएम शिंदे को अपना समर्थन दे दिया। ये खबर संभाजीनगर मध्य से आ रही है, जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है। नाम वापस लेने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे को समर्थन देने की बात कही गई है। किशन चंद्र तनवानी की ओर से यह जानकारी दी गई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन यहां बड़े अंतर से चुनाव हारेगा, ये बयान उन्होंने दिया है। अब क्या कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी दोस्तों? ऐसा लग रहा है कि आराम से कांग्रेस पार्टी को टिकट दे दिया जाएगा, सीट दे दी जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने खुद के कैंडिडेट को अपने साथ में नहीं रख पाए। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है दोस्तों। ठीक नामांकन से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन को धमकी देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के सुर बदल गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अभी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ नहीं बोलूंगा जब तक फाइनल सब कुछ हो नहीं जाता और अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी फुल एंड फाइनल अपडेट पहुंचती रहे। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।